नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम दुराजी जो ऑफलाइन टेस्ट आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका जो है माइनर टेस्ट 4 देख रहे थे। 50 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से देखेंगे और आज का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने वो है कि फ्राइड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार वह अवस्था जिसमें किशोर विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं उसे कहा जाता है। आपको पता है विपरीत लिंग के प्रति जो आकर्षण कब होता है? जब जो लगभग किशोरावस्था आ जाती है। तो देखो, फ्राइड का जो आपका मनोलैंगिक विकास सिद्धांत था उसकी 5 अवस्थाएं थी, 4 तो ऑप्शन में दी हुई है और सबसे ऊपर की जो अवस्था थी उसको कहते हैं मुख्य अवस्था या मुख चूषण अवस्था, मुख्य अवस्था। अब इन सभी अवस्था की जो है अपनी एक एज है और अगर ये एज आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को जो है बिना किसी जो है हेल्प के कर सकते हो। सबसे पहले बात करें मुख्य अवस्था की तो ये जन्म से 2 वर्ष तक होती है, जन्म से 2 वर्ष तक। इसके बाद में जो दूसरी अवस्था आती है, जन्म के बाद में आती है गुदी अवस्था और गुदी अवस्था जो है ये 2 से 4 वर्ष तक होती है, 2 से 4 वर्ष तक। गुदी अवस्था के बाद में आती है लिंग अवस्था और लिंग अवस्था होती है 4 से 6 वर्ष तक। 4 से 6 वर्ष तक, ठीक है। और लिंग अवस्था के बाद में सुप्तावस्था या हम कह सकते हैं अव्यक्त अवस्था आती है, ये 7 से लेकर 11-12 वर्ष तक आती है, ठीक है। और फिर जो है ये 11 प्लस में आती है जनन अवस्था। तो अब आप खुद देख सकते हो कि किस में जो है कौन सा सही हो सकता है, क्योंकि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण है, इसका मतलब किशोरावस्था में किशोरावस्था होती है 12 साल से शुरू, तो ऑप्शन हो गया 3, ठीक है। समझ में आ गया। फिर बात कर लेते हैं अपन थोड़ा सा, जो लिंग अवस्था होती है इसमें क्या होती है, लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है, लड़कियों में क्या होती है, इलेक्ट्रा ग्रंथि एक्टिव होती है, इलेक्ट्रा ग्रंथि, ठीक है। और बात करें लड़कों में, और लड़कों में जो होती है वो ओडिपरस ग्रंथि एक्टिव होती है। कौन सी ग्रंथि? ओडिपरस ग्रंथि, ठीक है। इसमें लड़कियां जो है अपने पिता के प्रति जो है थोड़ा हम कह सकते हैं जो है सहनशील भाव रखती है और लड़के अपने माता के प्रति, यानी विपरीत जो लिंग के हैं, मतलब लड़की जो है माता के लड़की पिता के प्रति और लड़का माता के प्रति थोड़ा सा कह सकते हैं दया भाव टाइप से रखता है और ये होता है आपका लिंग अवस्था में, ठीक है। बात करें गुदी अवस्था की तो इसमें इदम और अहम के बीच में द्वंद्व होता है, इदम अहम के बीच द्वंद्व, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। इडिपस मनोग्रंथि मनोलैंगिक विकास के किस चरण से जुड़ी है? अभी अभी बात करके आए, लड़कियों में इलेक्ट्रा और लड़कों में ओडिपरस या इसी को इडिपरस ग्रंथि कहते हैं। ये लिंग अवस्था में होती है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? लिंग अवस्था का दूसरा नाम शिश्नी अवस्था, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे ये पूरा हो जाएगा ना अपने पेपर 100 क्वेश्चन का, वैसे ही जो है इस पूरे पेपर को सॉल्यूशन के साथ में, जैसे सॉल्यूशन में ऊपर करवाता हूं, पहले के क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी इसके अंदर है, वो सारा पेपर आपको जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है उसमें जो है मिल जाएगा। पहले के 3 टेस्ट वहां मिल चुके हैं आपको, अब ये टेस्ट भी जैसे ही पूरा हो जाएगा आपको वहां पर अपलोड कर दिया जाएगा। फिर हम मानो कि 28 आवश्यकताओं को आधार मानकर व्यक्तित्व परीक्षण देने वाला मनोवैज्ञानिक स्टार लगा लें, क्योंकि क्वेश्चन पुराना है लेकिन नया है, मतलब टॉपिक पुराना है लेकिन क्वेश्चन नया है। 28 आवश्यकताओं को आधार मानकर व्यक्तित्व परीक्षण देने वाला मनोवैज्ञानिक। अब अपन जो है इतनी दिन जो पढ़कर आए वो पुरानी जो चीजें पढ़कर आए उसमें अपन एक जो है विषय आत्मबोध परीक्षण पढ़ा था। कौन सा? विषय आत्मबोध परीक्षण, जिसको कहते हैं टीएटी परीक्षण, जिसको क्या कहते हैं टीएटी। नाम सुनते ही आपको याद आ गया होगा, जो मॉर्गन व मूरे ने दिया था। तो हेनरी मूरे व मॉर्गन, इन्होंने जो है ये क्या दिया था, ये टेस्ट दिया था, जिसमें जो है आपको पता ही है जो है 30 कार्ड होते हैं, जो है अलग कार्ड होता है, मतलब 30 + 1 कार्ड होते हैं। तो वही विषय आत्मबोध परीक्षण जो है वो 28 आवश्यकताओं को आधार मानकर व्यक्तित्व परीक्षण करता है। ये एक नया क्वेश्चन है, ध्यान में आपको रखना है। फिर आता है आपका कि व्यक्तित्व कारकों के संदर्भ में दूसरों पर विश्वास करना, ठीक है। स्पष्टवादिता और विनम्रता जैसी विशेषताओं का द्योतक है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये व्यक्तित्व के पंचकारक सिद्धांत से संबंधित है। किससे? पंचकारक सिद्धांत से, जो किसने दिया? पॉल कोस्टा व रॉबर्ट मैक्रे ने। किसने? पॉल कोस्टा व रॉबर्ट मैक्रे ने दिया, ठीक है। फिर जो है इसमें सबसे पहले अपन बात करें, जो है सारे के सारे देखते हैं कि किसमें क्या है। सबसे पहले बहिर्मुखता। इसमें जो है बहिर्मुखता में क्या हो गया, एक प्रकार से सामाजिक जो व्यक्ति होता है, जो मतलब बाहर की दुनिया से जुड़ा होता है, वो बहिर्मुखता पाई जाती है उसमें। फिर अनुभवों के लिए खुलापन, अनुभवों के लिए खुलापन जो है 5 कारक का मतलब है 5 कारक पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन में, चारों को देखते हैं, फिर 5वें कारक की बात करेंगे। तो आपका अनुभव करने का खुलापन जो होता है इसमें होती है कल्पनाशीलता,
शीलता होती है। इसमें नए विचारों के प्रति उदास होता है व्यक्ति, विचारों के प्रति उदास। ठीक है, अब चलते हैं आगे। फिर सहमतता। सहमतता में क्या होता है? दूसरों पर विश्वास। सहमति एक प्रकार से स्पष्टवादिता। स्पष्ट मतलब कोई चीज के प्रति स्पष्ट है, मतलब सहमति है या नहीं है। तो यहां पर उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फिर आता है आपका कर्तव्यनिष्ठता, और इसी का दूसरा नाम है आपका अंतर्विवेकशीलता। अंतर्विवेकशीलता, ये इसी का दूसरा नाम है आपका। अंतर्विवेकशीलता में क्या होता है? इसमें जो है एक तो उत्तरदायित्व की भावना पाई जाती है, किसकी? उत्तरदायित्व की, और दूसरा प्लस में कर्तव्यनिष्ठता पाई जाती है, कर्तव्यनिष्ठता। ये होता है किसमें? जो है कर्तव्यनिष्ठता और अंतर्विवेकशीलता में। फिर एक चौथा रह जाता है, वो मैं आपको बता देता हूं, तंत्रिका तापिता, सॉरी पांचवा, चौथा नहीं पांचवा। कौन सा? तंत्रिका तापिता। ये 5 जो है कारक दिए थे पॉल कोस्टा और किसने? जो है रॉबर्ट मैक्रे ने। तंत्रिका तापिता में क्या होता है? तंत्रिका तापिता में जो है आपका एक तो सांवेगिक रूप से अस्थिर होता है व्यक्ति। क्या होता है? सांवेगिक रूप से अस्थिर। तो ये 500 चीज मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं कि किस में क्या होता है। दूसरों पर विश्वास करना, स्पष्टवादिता जो है आपकी सहमतता में जो है आती है। अगला आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि अपना जो है ऐप है जिसका नाम है परफेक्ट मॉक, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वरना आप प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ अपनी जो है सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, मात्र जो है 49 रुपए में, और अभी ऑफर के साथ 34 रुपए में आपको जो है सेकंड ग्रेड करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज मिल रही है, जिसमें डेमो टेस्ट फ्री दिए हुए हैं। ठीक है, और नवंबर 2025 से लेकर जून 2026 तक के सारे टेस्ट हैं। इसके साथ ही 174 रुपए में ऑफर के साथ, और वैसे जो है 249 रुपए में आपको मिल रही है सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 की 55 टेस्ट की टेस्ट सीरीज। कितने टेस्ट की? 55 टेस्ट की। इसमें भी जो है डेमो टेस्ट फ्री दिया हुआ है। तो आप जो है एक बार मेरे कहने पर डेमो टेस्ट जरूर देखें अपने ऐप जिसका नाम है परफेक्ट मॉक। सारे क्वेश्चन खुद से बनाए हुए हैं, कोई भी क्वेश्चन कॉपी पेस्ट नहीं है कहीं से। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व अध्ययन की शीलगुण विधि के जनक कहे जाते हैं। व्यक्तित्व अध्ययन की जो शीलगुण विधि है, इसके जो है जनक कौन है? तो इसके जनक आपको पता है कौन है? ओलपोर्ट। ओलपोर्ट जो है इसके जनक है। इन्होंने जो है शीलगुणों को 2 भागों में बांटा। शीलगुणों को कितने भागों में? 2 भागों में बांटा। 2 भागों में बांटा, और उन शीलगुणों को क्या नाम दिया? एक तो सामान्य शीलगुण, सामान्य, और दूसरे व्यक्तिगत, यहां हम कह सकते हैं अद्वितीय, व्यक्तिगत शीलगुण। तो उत्तर हो जाएगा ओलपोर्ट। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व आकलन हेतु प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया? ये टीएटी जो विषय आत्मबोध परीक्षण है, उसी को जो दूसरा नाम है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। टीएटी मॉर्गन व मूरे ने दिया, बेलेक ने दिया सीएटी जो है बालक अंतर्बोध परीक्षण। कौन सा? बालक अंतर्बोध परीक्षण। तो ये तो एक इजी सा क्वेश्चन था, अंतर्बोध परीक्षण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, ओलपोर्ट के व्यक्तित्व गुण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं कॉमन ट्रेट्स, यानी कि सामान्य गुण। वे गुण जो समाज के कई व्यक्तियों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं, जिनकी तुलना की जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। फिर आते हैं यूनिक या पर्सनल, जो है मतलब विशिष्ट या व्यक्तिगत जो प्रवृत्ति है, वे गुण जो व्यक्ति की अलग अलग पहचान बनाते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। अब है कि प्रधान गुण, केंद्रीय गुण और गौण गुण है, उनको जो है सामान्य गुण की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो इसमें 1 व 2 सही है। अब इन तीनों गुणों को अपन जान लेते हैं अच्छे से। सबसे पहले अपन बात करें प्रधान गुण की। प्रधान गुण जो होते हैं आपके, ये व्यक्तित्व में सबसे क्रियाशील होते हैं। ठीक है, व्यक्ति के प्रत्येक व्यवहार की जो व्याख्या करते हैं वो इन्हीं के आधार पर की जाती है। संख्या में होते हैं कम, संख्या में क्या होते हैं? कम होते हैं। जैसे अपन कहें कि गांधी का अहिंसावादी, गांधी का अहिंसा का गुण जो है आपका, ये क्या हो गया? जो है संख्या में कम है, और व्यक्तित्व की पहचान होता है। ये क्या होता है? व्यक्तित्व की पहचान। इसी से व्यक्तित्व की क्या होती है? पहचान होती है, प्रधानशील गुण से। फिर जो दूसरा आता है आपका, वो आता है केंद्रीय शील गुण। कौन सा? केंद्रीय शील गुण। केंद्रीय शील गुण में क्या होता है? इनका प्रभाव कम होता है, लेकिन इनको सामान्यीकृत किया जाता है। जैसे अपन कोई नौकरी पाने के लिए अपना जो अपन कहते हैं ना, अपनी जो सीवी वगैरह लिखते हैं कि मैं जो है मेहनती हूं, ठीक है, मैं जो है ईमानदार हूं, ये सारे गुण मतलब अपन एक प्रकार से जो कोई नौकरी लेने के लिए जो अपनी सीवी वगैरह में लिखते हैं, उनको केंद्रीय गुण कहते हैं। फिर आते हैं गौण विशेषक या गौण गुण। गौण गुण में क्या होता है? ये जो है विशेषक व्यक्ति की सबसे कम सामान्यीकृत विशेषता के रूप में जाने जाते हैं, और ये सबसे कम महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे कम महत्वपूर्ण होते हैं ये। जैसे कोई चीज आपको पसंद है, जैसे मुझे आम पसंद है, मुझे
आम पसंद है, इसका कोई लेना देना नहीं है, आपके व्यक्तित्व का कोई भी पता नहीं चलता। तो ये 3 प्रकार के गुण होते हैं और इनको सामान्य गुण की श्रेणी में नहीं रख सकते, इनको विशेष गुण के श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि ये जो है विशेष गुण है। तो तीनों को ध्यान में रखना है। फिर शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने दिया? तो शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण देने वाले 2 थे, एक तो आपके सेल्डन और एक क्रेसमर। दोनों का मैं बता देता हूं प्रकार। जो क्रेसमर है आपके, उन्होंने कौन कौन से दिए प्रकार? तो क्रेसमर ने प्रकार दिया आपका, देखो मैंने साइकोलॉजी की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है, पिछले 3-4 टेस्ट सीरीज की, और मैं गारंटी लेता हूं अगर आप वो प्लेलिस्ट जिसमें जो है 25-30 वीडियो हुए हैं अभी तक, वो भी अगर देख के चले जाते हो ना, तो आपके बाहर कुछ आएगा ही नहीं इनसे। तो देखो क्रेसमर ने जो है कौन कौन से प्रकार दिए। सबसे पहला पिकनिक प्रकार। अब इनको मैंने डिटेल से पहले बताया, तो मैं डिटेल से नहीं बताऊंगा, पहले वाली क्लासेज में डिटेल से बताए हुए हैं। दूसरे आपके आगे एस्थेटिक, ठीक है। तीसरा जो आपका आ गया एथलेटिक, और चौथा जो आपका आ गया वो आ गया डाइप्लास्टिक, यानी ऊपर के तीनों का मिक्स रूप से। ये हो गए क्रेसमर के, और इनको मैंने डिटेल से जो है पहले ही आपको बता रखा है। बात करें सेल्डन के वर्गीकरण की, किसके? सेल्डन के वर्गीकरण की, तो इन्होंने जो है एंडोमॉर्फिक, दूसरा जो है एक्टोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, और जो है चौथा जो तीसरा जो है आपका मिसोमॉर्फिक। ये जो है प्रकार किसने दिए हैं? सेल्डन ने। तो पिकनिक, एस्थेटिक और एथलेटिक, डाइप्लास्टिक, क्रेसमर ने, सेल्डन ने एंडोमॉर्फिक, एक्टो और मिसोमॉर्फिक के वर्गीकरण दिया। इन सबको अपन पहले जो है देख चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट साइकोलॉजी की मैंने अलग से बना रखी है। फिर एक व्यक्ति जिसे अपने अंदर समलैंगिक आकर्षण का भय है, ठीक है, वह सार्वजनिक रूप से अत्यधिक समलैंगिक विरोधी विचार व्यक्त करता है। मतलब उसको समलैंगिक आकर्षण का भय कि मेरे से समलैंगिक आकर्षण ना हो जाए, फिर वह सार्वजनिक रूप से समलैंगिक जो विरोधी विचार व्यक्त करता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपका आ जाता है प्रतिक्रिया निर्माण, यानी कि आप जो है अपना पूरा का पूरा जो है चीज को अपोजिट ले जा रहे हो। प्रक्षेपण यानी कि दोषारोपण हो गया, किसी पर दोषारोपण कर देना, ठीक है, एक प्रकार से कि जो है जो मतलब हम कह सकते हैं कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, वो हो गया प्रक्षेपण। क्षतिपूर्ति आपको पता ही है, जैसे कोई मान लो कि जो है कम हाइट या कद की लड़की ऊंची है, जो है एडी की जो है संडल या चप्पल पहने, मान लो चप्पल पहने बड़ा दिखने के लिए, इसको कहते हैं क्षतिपूर्ति। लेकिन समलैंगिक आकर्षण का भय और सार्वजनिक रूप से समलैंगिक विरोधी भाव प्रकट करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे अपन? उसको कहेंगे प्रतिक्रिया निर्माण। फिर रोरसा स्याही दाबा परीक्षण प्रक्षेपी विधियों की किस श्रेणी में आता है? तो ये शास्त्रीय श्रेणी में आता है। हरमन रोरसा ने जो है ये दिया था। इसमें 5 तो काले व सफेद कार्ड होते हैं, 5 तो काले व सफेद कार्ड, ठीक है, और 2 होते हैं लाल कार्ड और 3 होते हैं रंगीन कार्ड। और इनको जो है क्या किया जाता है? 2 चरणों में ये परीक्षण किया जाता है, 2 चरणों में किया जाता है परीक्षण, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उपयुक्त विकल्प का चयन करते हुए ओलपोर्ट की व्यक्तित्व की परिभाषा को पूरा कीजिए। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर डैश तंत्रों का गत्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण के प्रति अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। तो उत्तर हो जाएगा मनोदैहिक तंत्रों का गत्यात्मक संगठन है। फिर है क्वेश्चन नंबर 62, अहम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये क्वेश्चन अच्छा है, जो आईडी अहम जो आपका है। सबसे पहले अपन बात करते हैं अहम मतलब हो गया ईगो, और अहम जो है आपका वो करता है वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य। किस पर? वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर बात करें नैतिकता के सिद्धांत पर, तो इसमें पराअहम करता है। कौन? पराअहम, जिसको कहते हैं सुपर ईगो, ठीक है। सुख के सिद्धांत पर करता है ईड, या इसको कहते हैं अपन इदम, ये सुख के सिद्धांत पर करता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नैतिकता का जो है सिद्धांत पर पराअहम या सुपर ईगो, अहम जिसको अपन कहते हैं ईगो, ये जो है आपका वास्तविकता के सिद्धांत पर चलता है, और सुख के सिद्धांत पर आईडी जिसको अपन इदम कहते हैं वो चलता है। अब चलते हैं आगे। अब है कि एक कर्मचारी अपने बॉस से जो है अत्यधिक नाराज है, ठीक है, लेकिन नौकरी खोने के डर से वह कुछ नहीं कहता। घर आकर वह अपने छोटे भाई पर गुस्सा निकालता है। बाद में माता पिता के कहने पर बोलता है कि मैं चाहता हूं कि वह अनुशासित बने। सबसे पहले कि बॉस का गुस्सा किस पर निकाल रहा है? बॉस का गुस्सा छोटे भाई पर, तो इसको कहते हैं विस्थापन। तो विस्थापन सबसे पहले 1 नंबर में विस्थापन। प्रतिगमन तो वक्त में पीछे लौट जाना, तो ये है नहीं। प्रतिक्रिया निर्माण भी है नहीं, अस्वीकरण है नहीं, क्योंकि वो स्वीकार तो कर रहा है। तो लेकिन नौकरी खोने के डर से, ऑप्शन तो अपने को पता चल गया, भाई पर गुस्सा निकाल रहा है, मतलब अपने गुस्से
गुस्से को विस्थापित कर रहा है। फिर बाद में वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि वह अनुशासित बने, मैं चाहता हूं कि वह अनुशासित बने। ठीक है, साथ ही में वह अपने अंदर के गुस्से को स्वीकार नहीं करता है। मतलब अंगूर खट्टे वाली बात है, तो ये हो गया युक्तिकरण। और कहता है कि असल में बॉस ही मुझसे नफरत करता है, तो ये हो गया प्रेक्षेपण। प्रेक्षेपण में क्या होता है अपना, प्रेक्षेपण में मतलब होता है कि दोषारोपण। एक प्रकार से अपन जो है किसी पर दोष जो है क्या कर देते हैं, मंड देते हैं। तो उत्तर ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति में निम्न लक्षण पाए जाते हैं: शरीर दुबला पतला और जल्दी थक जाता है, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता है और शरीर में गर्मी अधिक रहती है, साथ ही कभी कभी आलस्य और भारीपन भी महसूस होता है। तो ये जो है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मतलब वो व्यक्ति जो है वात पित्त कफ तीनों दोषों का असंतुलन है उसमें। और ये जो है हिपोक्रेटस जो है, हिपोक्रेटस, इनका वर्गीकरण है 4 भागों में। और ये जो है भारतीय जो है आपकी भारतीय वर्गीकरण जो है ना उसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत है, भारतीय वर्गीकरण के अंतर्गत। फिर क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से किसने कारक विश्लेषण उपागम के आधार पर व्यक्तित्व प्रश्नावली का निर्माण किया? तो 16 प्रश्नावली विधि का निर्माण किसने किया? तो केटल ने किया। किसने किया? केटल ने। प्रश्नावली व्यक्तित्व जो आपका कारक विश्लेषण है उसके आधार पर केटल ने किया है। वुडवर्थ ने तो प्रश्नावली विधि दी थी। फिर पर्सोना जो एक लैटिन भाषा का शब्द है, कौन सी का? लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मुखौटा। अगला क्वेश्चन, एल एफ और के वैधता मापनिया निम्न में से किस परीक्षण का भाग है? तो ये MMPI जिसको कहते हैं अपन, एक मिनट, इसके जो फुल फॉर्म है आपकी वो क्या हो गई? ये हो गई मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची। ठीक है, अब ये दी किसने थी? तो ये हेथवे व मैकिनले ने दी थी। हेथवे व मैकिनले ने। इसमें कितनी उपमापनियां हैं? 10 उपमापनियां हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये MMPI मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची जो हेथवे व मैकिनले ने दी थी, इसमें 10 उपमापनियां है और इसी में L, F व K वैधता मापनियां शामिल है। फिर आता सुमेलित कीजिए। मॉर्गन व मूरे ने क्या दिया था? तो TAT दिया था, विषय आत्मबोध परीक्षण, अभी ऊपर ही पढ़ कर आए। केटल ने 16 प्रश्नावली दी थी, अभी ऊपर पढ़ कर आए हैं। ठीक है, फिर चलते अपन आगे, किसमें? हाथवे व मैकिनले, अभी ऊपर ही जो पढ़ कर आए हैं। MMPI दिया और बच गया कौन सा? रोजनविग ने चित्रकुंठा परीक्षण दिया। तो जो कलर से लिखा है उससे ही सुमेलित है। फिर निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? इधर व्यक्तित्व के वर्गीकरण टाइप A, टाइप B, टाइप C और टाइप D। ठीक है, सबसे पहले बात करें फ्रीडमैन व रोजनमैन। ठीक है, इन्होंने जो है 2 वर्गीकरण दिए, टाइप A और टाइप B। जहां पर टाइप A जो होता है वो अत्यधिक तनाव और कोरोनरी हृदय रोग के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। तो यह बात बिल्कुल सही है। और यहां पर जो है टाइप A हो गया। टाइप B इसमें दिया हुआ नहीं है। टाइप B के बारे में मैं बता देता हूं। टाइप B होता है संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं, तनाव मुक्त होते हैं और चिंता मुक्त होते हैं। ठीक है, दूसरा जो है टाइप सी दिया था मॉरिस ने। किसने दिया था? मॉरिस ने। और ये जो है कैंसर जैसे रोग के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। फिर दिया टाइप डी व्यक्तित्व। इस व्यक्तित्व वाले लोगों में अवसाद के प्रति प्रवीणता पाई जाती है। बिल्कुल सही है। और जो है आपको सारा का सारा ध्यान में रखना है। तो तीनों के तीनों सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किसने व्यक्तित्व विशेषकों को प्रमुख, केंद्रीय एवं गौण विशेषकों के रूप में वर्गीकृत किया? ऊपर अपन तीनों को पढ़कर आ चुके हैं और यह वर्गीकरण दिया आपका ऑलपोर्ट। तो ये 20 क्वेश्चन थे अपने। उम्मीद आपको समझ आएंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बने रहे जीवा स्टडी।